नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे समाज सेवी से, ऐसी सेवाएं करते हैं समाज के लिए और आवाज़ उठाते हैं। हमारे साथ ऋषि राम शर्मा जी हैं, जो हरियाणा सरकार की सेवा से रिटायर्ड हुए हैं, यानी संस्कृत लेक्चरर जो थे, और साथ में सबसे बड़ी बात निसिंग नगर पालिका के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और हमेशा ही समाज के विकास में बड़ा ही बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आप हमेशा ये अपने परिवार को लेकर, और आप खुद समाज से जुड़े हुए हैं, बड़ी सेवा करते हैं, उसको लेकर क्या बताएंगे आप? सबसे पहले तो कृष्ण कुमार जी, मैं आपका स्वागत, अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ इलाके की समस्याओं को और लोगों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। तो सबसे पहले अपने आवास पर पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। उसके बाद जैसा आपने बताया कि मैं पार्षद प्रतिनिधि हूं, तो वास्तव में मेरा पुत्र निसिंग नगर पालिका के वार्ड 9 से पार्षद है और हम वार्ड नंबर 9 की जनता की सेवा के लिए अपना अधिक समय लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी वार्ड निवासी को हमसे कोई शिकायत न रहे और उनके कार्यों के लिए हम कोशिश करते हैं कि 24 घंटे सुलभ रहें। तो सर, आप आरएसएस से जुड़े हैं, आपने कहा बचपन काल आपका आरएसएस से जुड़कर निकला और आपकी सेवाएं जो राष्ट्रीय सेवा सेवक जो उसमें बड़ी जुड़ी शाखा थी, उसमें भी आप बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, और आज जो ये सेवाएं हैं चल रही हैं आपकी। हाँ कृष्ण जी, ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं अनायास या अचानक या किसी घटनाक्रम के साथ जुड़ा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्ष 1977 की बात है कि मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मैंने शहरों में एक पोस्टर लगे हुए देखे जिनके ऊपर लिखा था कि राम जन्मभूमि को मुक्त करवाना चाहिए। मेरे दिमाग में सहसा आया कि क्या राम जन्मभूमि अभी तक मुक्त नहीं है। फिर धीरे धीरे मेरी उन बातों में रुचि होने लगी और फिर उसके बाद 1989 का वर्ष आया। माननीय श्री अरुण कुमार जी करनाल के जिला प्रचारक हुआ करते थे और उस समय रामशिला पूजन यज्ञ समिति का गठन हुआ था। वो देश भर में घूम घूम कर रामशिलाएं इकट्ठी कर रही थी ताकि मंदिर के निर्माण में उन शिलाओं का प्रयोग किया जा सके। और उससे कुछ दिन पहले गांव में निसिंग में रामलीला का आयोजन होता था और मेरे मन में अचानक आया कि मैं रामलीला में एक अपनी बात रखूं कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम की जन्मभूमि जो है वो भी मुक्त नहीं है। तो मैंने वहाँ पर 10 मिनट के आसपास का भाषण दिया था और उस भाषण की चर्चा नगर में तो थी ही, करनाल तक भी पहुंची और रामशिला पूजन यज्ञ समिति के समय जो जिला की सारी टीम थी, श्री बृजभूषण गुप्ता जी उस समय रामशिला पूजन यज्ञ समिति के जिला प्रधान थे, वो हमारे पास आए और मुझे खंड का सचिव नियुक्त कर दिया। उस दौरान से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल से जुड़ गया था। तो काफ़ी संस्थाओं से जुड़े थे आप? हाँ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थाएं थी उन सभी से मेरा जुड़ाव था। और जब यहाँ पर निसिंग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगनी प्रारंभ हुई तो माननीय श्री अरुण जी ने मुझे नगर कार्यवाह नियुक्त किया था और उस समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहा। और उसी दौरान एक और प्रचारक यमुनानगर जिला के खिजराबाद से श्री वीरेंद्र मोहन जी भी आए थे। दुर्भाग्यवश उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह बड़ा दुखद विषय था। फिर यही मानकर संतोष करना पड़ा कि जो राष्ट्रीय यज्ञ में आहुति देने चले हैं
उनके लिए जीवन बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता और उनके लिए राष्ट्रीय सेवा ही महत्वपूर्ण होती है। तो सर मैं एक बात आपसे थोड़ी देर के लिए आपकी बात रोकता हूँ, क्योंकि बात चलेगी हमारी लंबी, क्योंकि बात होगी हमारे राष्ट्र की, बात होगी हमारे एरिया की। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपकी बात तो आपने बताई आरएसएस से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो चुनावी दंगल है जो शुरुआत हो चुकी है, उसको लेकर सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और किसको अच्छा नेता चुन रहे हैं और कौन अच्छा कार्य कर रहा है। ये कुछ बातें रहेंगी हमारे साथ। फिर आपकी आरएस से जुड़े हम अपने दर्शकों को सारा बताएंगे, आपका जीवन कार्य क्या रहा और आपके मुद्दे थे जो काफ़ी, वो भी बताएंगे आप क्या चाहते थे समाज में और क्या अपनी सरकार से चाहते थे। एक बार बताएंगे विधानसभा चुनाव को लेकर नीलमखेड़ी विधानसभा में क्या रहेगा। जैसा कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मेरी विचारधारा स्पष्ट रूप से है कि हमें निसंदेह या बेशक ये प्रदेश के चुनाव हो रहे हों, परंतु इनमें भी हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है? यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अभिप्राय है कि इस समय देश में मुख्य दो ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हमने जो राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों पार्टियों का, दोनों राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण देखा है और मेरी अपनी विचारधारा के अनुसार मुझे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय दृष्टिकोण सर्वाधिक अनुकूल लगता है। क्यों लगता है? उसमें आपने देखा नहीं पहले कुछ जो, अब कांग्रेस की बात करेंगे हम, जो पहले धर्मपाल गोंदर थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद चुनाव जब शुरुआत हुई, चुनावी दंगल की शुरुआत हुई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वैसे ही असम से विधायक रहे बख्शीश सिंह, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। उसको लेकर भी कुछ बताएंगे आप। यही तो कृष्ण जी मैं कह रहा था कि हमें व्यक्ति को तो बहुत बाद में देखना चाहिए चुनावों के समय। सबसे पहले तो हमें उसके राजनीतिक दल को देखना चाहिए, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखना चाहिए। बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि श्री धर्मपाल गोंदर जी ने 2019 में विधायक बनने से पहले एक बार, बहुत पहले भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जुंडला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। यह बात अलग है कि उस समय वे चुनाव हार गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता समाज में उस समय इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब मैं इस बात से कहना यही चाह रहा हूं कि पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो श्री धर्मपाल गोंदर जी भी भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन 2019 में उनको टिकट नहीं मिला और वे भारतीय जनता पार्टी से नहीं चुनाव जीते थे, बल्कि वे चुनाव निर्दलीय जीते थे। और राजनीतिक विवशता के कारण, सरकार बनाने की आवश्यकता के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और वे 5 साल तक सरकार में पूरी तरह से सम्मिलित रहे। सरकार ने जो भी अच्छे कार्य किए उनमें उनकी भी सहभागिता है, परंतु अब उन्होंने निर्दलीय की अपेक्षा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सर उसमें एक बात सामने आई थी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोंदर में आए थे, उन्होंने कहीं टिप्पणी की, उनका आरोप है धर्मपाल जी का कि उन्होंने कहा था कि मैं तो धर्मपाल गोंदर को तो पसंद ही नहीं करता, उसको तो लोगों ने चुन लिया, हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए उसको जोड़ना हमारी मजबूरी थी, कुछ ऐसा हुआ था। कृष्ण जी ऐसे है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नेता हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता हैं। वे ये कैसे कह सकते हैं कि हम धर्मपाल गोंदर जी जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं उनको चाहते हैं? उनका तो दायित्व ही यही बनता है, कर्तव्य ही यही बनता है। नहीं चाहते, हम उनको पसंद नहीं करते, मजबूरी हुई हमें जोड़ना, क्योंकि उस टाइम हमें जो सीटों की जरूरत थी, विधायक की जरूरत थी, तो आज़ाद कुछ जो विधायक बने थे उनको जोड़कर पार्टी को मजबूत किया गया था।
यही तो मनोहर लाल खट्टर जी की विशेषता रही है कि वे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। यही जो राजनीतिक मजबूरी थी श्री धर्मपाल गोंदर जी का साथ लेने की, उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह बात खुले दिल से स्वीकार की कि क्योंकि श्री धर्मपाल गोंदर जी हमारे दल से चुनाव जीतकर नहीं आए थे और हम नहीं चाहते थे कि वे चुनाव जीतें, परंतु जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और वे चुनाव में विजयी हुए और फिर एक हंग असेंबली बनी और उस हंग असेंबली में उनका समर्थन लेना आवश्यक हो गया और उन्होंने भी, यानी धर्मपाल गोंदर जी ने भी खुशी खुशी सरकार का समर्थन किया और 4.5 वर्षों तक सरकार में पूरी तरह से सहभागिता की। तो सर एक ये बात भी सामने आती है, भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही थी और उनमें जो पहले मुख्यमंत्री थे उनमें काफ़ी खामियां नजर आई। शायद इस वजह से लोगों को कहना है कि उनको हटाकर जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए नयाब सिंह सैनी, इसलिए उनको चुना गया था कि पार्टी में लोगों की वोट ना कटे, कि एक चुनाव मुद्दा देखते हुए उनको हटा दिया गया था और फिर उनको बाद में चुनाव लड़ाया गया। काफ़ी एक बड़ी जोश, यानी जोश कहेंगे सॉरी, उसको बड़ी गर्मा गर्मी रही कि कहीं भारतीय जनता पार्टी हार ना जाए, जोश की कमी थी। कृष्ण जी, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी को पूरा ईमानदार नेता मानता हूँ। उन्होंने नेक नियति से राज्य की सेवा की है और इन चुनावों में भी ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते तो हार रही थी। सरकार ने कुछ ऐसा सोच करके किया होगा केंद्रीय नेतृत्व ने कि हो सकता है 9.5-10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है उसको थोड़ा कम करने के लिए एक उज्जवल छवि के हंसमुख नेता, नवयुवक नेता श्री नायब सिंह सैनी जी को सर फिर आप मनोहर लाल को तो पसंद कर रहे हैं, मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं, उनकी क्या नीतियाँ थी, क्या योजनाएं थी जो आपको इतना आपके दिल में जगह बना ली, और जो नायब सिंह सैनी आए हैं नए मुख्यमंत्री, उनकी क्या योजनाएं हैं जो आपको इतना पसंद है, जो आप उनकी नीतियों को बड़ा ही जोश शोर से बता रहे हैं? कृष्ण जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरे विचार में सर्वश्रेष्ठ कार्य यह किया कि प्रत्येक फार्म भरने को ऑनलाइन कर दिया और सारा सरकारी कार्य ऑनलाइन होने से सरकार की बहुत ज़्यादा बचत भी होने लगी। उदाहरण के लिए स्कूलों में अनेकों विद्यार्थी ऐसे पाए गए जिनका सरकारी रिकॉर्ड में नाम चल रहा था, लेकिन जब वो आधार कार्ड से जोड़े गए तो लाखों विद्यार्थी ऐसे निकले जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मतलब वो सरकार की जो भी पुस्तकें तो राशन तो जो भी सुविधाएं होती हैं वो ले रहे थे, लेकिन वास्तव में वो विद्यार्थी अस्तित्व में ही नहीं थे। इसी प्रकार ऐसे ही अनेकों राशन कार्ड बने हुए थे। जो राशन कार्ड कटे हैं वो केवल इसीलिए कटे हैं कि उन नाम का व्यक्ति कोई था ही नहीं और उनका राशन आ रहा था। तो और सर मैं आपकी बात फिर रोकना चाहूँगा, राशन कार्ड की बात आ गई, कहते हैं जो सुनने में तो बहुत आता है जो अच्छे नौकरी वाले हैं उनके भी बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, फिर भी बीपीएल कार्ड की उनकी जांच नहीं हो रही। कुछ सरकार इसमें पीछे नहीं देख रही, कुछ अपने जो उनके चापलूस नेता कहेंगे हम उनको, उनके जो अपने बंदे होते हैं उनके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, कुछ वो भी बात नहीं सामने आती कभी? नहीं कृष्ण जी, ऐसी बात नहीं है। सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से काम कर रही है और चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड पैन कार्ड से भी लिंक हो और उस व्यक्ति की जहां से भी कोई आय आती हो तो वह उसके खाते में दर्ज हो जाए। बैंक खाता, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर, ये तीनों एक जगह जुड़ने से प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक परिवार की आय जो है वो कंप्यूटर में एक ही जगह दिखाई दे जाएगी और उसके दिखाई देते ही वो एकदम से अगर ज़्यादा इनकम ले रहा होगा तो बीपीएल की जो लाइन है उससे ऊपर हो जाएगा और उसको सारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी और बहुतों की बंद हुई भी है।
तो और भी आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए हल्की हल्की क्या 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 उनकी जनसंख्या ऐसे क्या क्या कानून कुछ ऐसा लागू हुआ है जनसंख्या निमंत्रण पे कुछ ऐसा कुछ क्या क्या राजस्व है ये क्या 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 आप बता रहे थे काफ़ी पहले बातचीत हुई थी काफ़ी अब उनकी जो पसंद करते हैं नीतियाँ उनके जो द्वारा लागू गई स्कीमें। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सर्वप्रथम रखना चाहिए। अब पिछले दिनों सरकार ने CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून बनाया। उस कानून में कुछ भी गलत नहीं था। उस कानून में यही लिखा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भी व्यक्ति धार्मिक आधार पर पीड़ित होगा उसको भारत में शरण दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। और उसमें कोई एक धर्म की बात नहीं थी। हिंदुओं के लिए भी वह नागरिकता मिलने का प्रावधान था, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, यहूदियों के लिए, पारसियों के लिए। उसमें केवल एक मुसलमान नहीं था। हाँ जी। और उसी मुसलमान न होने के कारण कितने दिनों तक शाहीन बाग में सड़क को जाम करके रखा गया, सारे देश को परेशान किया गया। वे लोग कह रहे थे कि इसमें मुसलमान को भी शामिल किया जाए। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिन मुसलमानों को यहाँ से 1947 में भेजा गया था, यह कानून बनाकर उनको दोबारा यहाँ ले आए, ये कितनी हास्यास्पद बात होती। उनकी मांग बिल्कुल नाजायज थी। नागरिकता संशोधन कानून बिल्कुल सही था, उसमें कुछ भी गलती नहीं थी। और उसके खिलाफ जो शाहीन बाग में इतने वर्षों तक प्रदर्शन हुए वो बिल्कुल नाजायज थे, सरकार के ऊपर, देश के ऊपर बोझ थे। दूसरी बात, आपने जनसंख्या की बात की। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो देश में अत्यावश्यक है, क्योंकि लागू तो नहीं हो रहा, लागू नहीं हुआ, लेकिन लागू होने के लिए सरकार को बहुत बड़े बहुमत की जरूरत थी, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, और इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही थी। मोदी जी ने जो नारा दिया था 400 पार का, वह दिया ही इसलिए था कि वह देश सेवा अच्छे तरीके से कर सके। और यदि उनका वो 400 पार का नारा सफल हो जाता, जनता जनार्दन आशीर्वाद देती, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी निश्चित रूप से आता। और मैं तो अब भी आशान्वित हूं कि मोदी जी सभी विपक्षी दलों को मिलाकर के जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य बनाएगी, क्योंकि ये राष्ट्रहित का सर्वोपरि मुद्दा है। तो रोजगार को लेकर भी कुछ कहेंगे? रोजगार क्या काफी लगाए गए या कम लगाए गए आप भारतीय जनता पार्टी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी सरकार में रिक्तियों को भरने के लिए पारदर्शिता के साथ वैकेंसी निकाली जाती हैं, फार्म भरवाए जाते हैं, सब काम ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा के प्राप्तांक भी पारदर्शिता के साथ दिखाए जाते हैं, और उसके बाद साक्षात्कार होते हैं, और बिना खर्ची, बिना पर्ची के लोगों को नौकरियां मिलती हैं और मिली भी हैं। और रही बात कि ईमानदारी से नौकरी देने की, मैं आपके संज्ञान में ये होगा कि इस सरकार की एक भी भर्ती जो है वो कोर्ट में नहीं उलझी है। और मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू से ही कह दिया था कि मैं जितनी भी भर्तियां करूंगा उनमें से कोई भी भर्ती ऐसी नहीं होगी। बड़ी नौकरियां तो कम निकली, जिसमें ग्रुप डी की, ये ऐसी नौकरियां जो ये ग्रुप डी से लेकर जाकर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर और साथ में DC रेट की जो ये कौशल योजना, ये नौकरियां निकली, बड़ी नौकरी शायद नहीं निकली हो, ऐसा कुछ। देखिए, बड़ी नौकरियां भी उसी अनुपात में निकली हैं। जैसे हम देखते हैं HCS भी भर्ती की है इस सरकार ने, ग्रुप A में भी भर्ती की है, B में लेक्चरर आदि, तहसीलदार आदि सभी भर्ती किए, और ग्रुप C में भी TGT वगैरह भर्ती किए हैं, और वे सभी स्थायी नौकरियां हैं। इसके साथ साथ लोगों की तरफ से हमने समाज में देखा है कि आवाज उठ रही थी कि हम एक एक कर्मचारी को लाखों रुपए का वेतन देते हैं, और जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो बेरोजगार नवयुवक हैं वो 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 15-15 हज़ार, 12-12 हज़ार वेतन लेकर के काम करते हैं, तो क्यों न कार्यकुशलता भी बढ़ेगी, और उस 1 लाख रुपए के वेतन में बेरोजगार कुछ 4-5 युवक भी आसानी से भर्ती किए जा सकते हैं, ताकि मानव संख्या जो
सेवा प्रदान करने की है वो भी बढ़े और लोगों को अच्छी सुविधा मिले और लोगों को रोजगार भी मिले। इस कारण से हरियाणा कौशल रोजगार निगम का सृजन किया गया था। कौशल रोजगार योजना तो दे दी, पर उसके बाद युवा हैं विदेश जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में सोचा नहीं कि भारत में रोजगार नहीं दिया, यहाँ से लाखों जो युवा हैं और साथ में जिनको काम नहीं था वो सब विदेश की तरफ यहाँ से चले गए हैं और विदेश में जाकर सेटल हो गए, क्योंकि पूरे इंडिया से तो शायद अब युवा रहे ही नहीं, जिनकी संख्या भी कम होती जा रही है। आप सब देखते हैं हर रोज ILPT सेंटर खुलते जा रहे हैं और विदेशों में संख्या बढ़ती जा रही है युवाओं की। भारतीय जो नागरिक है सब विदेशों में जाकर बस रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है ज्यादा युवा विदेशों में बसे हैं जाकर? कृष्ण जी, निसंदेह आजकल युवाओं में विदेश जाने का क्रेज बढ़ रहा है और वे वहां पर ज्यादा कमाई के लिए ही जाते हैं, लेकिन वे काम तो फिर जाकर के सामान्य लोगों की तरह ही करते हैं, जैसे कि खेतों में काम करना, दुकान में काम करना, स्टोर में काम करना या पेट्रोल पंप पर काम करना आदि आदि। वो इस तरह से नहीं है कि वो जाते ही वहां पर वहां के प्रशासन में। तो सर मैं आपकी वही कहना चाहूँगा, क्या वो काम भारत में नहीं हो सकते? वो काम वही पैसा हमें भारत में नहीं मिल सकता? सरकार इतनी, अब कहते हैं मोदी जब से आए हैं तो भारत मजबूत हो गया, मजबूत तो हो गया, पर मजबूत होने के बावजूद भी युवा हैं यहाँ से भारत छोड़कर विदेशों को क्यों जा रहे हैं? उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? आप अगर राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय हित की बात तो हमारा परिवार हमसे अलग हो रहा है, उसको लेकर भी कुछ कहेंगे आप? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह बात भ्रमित करने के लिए फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के आने से विदेशों की तरफ युवाओं का पलायन ज्यादा हो रहा है। विदेश की तरफ तो युवाओं का जाने का क्रेज बहुत पहले से है और ये भी निश्चित रूप से है कि यहाँ पर रोजगार कम हो रहे हैं, लेकिन इसका मुद्दा तो वही है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगारों की कमी तो आएगी ही। और इसका एक कारण यह भी है कि हमारे हरियाणा, पंजाब आदि के संपन्न राज्यों के जो युवा हैं वह उस तरह के काम जो विदेश में जाकर करते हैं, उस तरह के काम किसी झिझक के कारण या शर्म के कारण अपने देश में नहीं करना चाहते। आप देखते होंगे कि दूसरे राज्यों से आकर के युवा हमारे राज्यों में वही काम करते हैं, लेकिन हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं वह बेरोजगारी का बहाना बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि खेतों में मजदूरी करने के लिए भी लगभग 80-90% मजदूर जो हैं वो स्थानीय नहीं हैं, प्रवासी हैं। तो प्रवासी तो है तो भारतीय ही, उसमें भारत में भी उनको हरियाणा, बिहार, यूपी के आते हैं, पंजाब में जाते हैं, उनको भी ऐसा देखा जाता है कि वो बाहर विदेश से आए हैं तो भारतीय नागरिक ही वो। हाँ कृष्ण जी, हैं तो वो स्वदेशी ही, चाहे वह किसी भी राज्य से आए हों। उनको ऐसी नजरों से देखा जाता है कि जैसे भारत के नहीं, कहीं बाहर से भाग कर आ गए, पाकिस्तान, चीन से आए हैं, ऐसी नजरों से देखा जाता है उन लोगों को। उनको हेय दृष्टि से देखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे यहाँ पर आते हैं तो पैसा कमाने की उनकी ललक होती है, लेकिन काम तो वो हमारे राज्य का ही करते हैं। जो विकास है वो सड़कें बनाते हैं, हमारे राज्य में बनती है। जो अच्छी खेती उत्पन्न होती है, फसल आती हैं, वो हमारे राज्य को मिलती हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनको हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। परंतु ये भी बात है कि जितना विदेशों में जाने का क्रेज हमारे इस क्षेत्र में है, उतना उन क्षेत्रों में नहीं है जहाँ के मजदूर आकर, जहाँ के मानव बल आकर के यहाँ पर काम करता है। तो सर आपके मन में कुछ और बात होगी जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, जो उनके जहन में बात हो बस जाए, क्योंकि ऐसी बात है, आप शिक्षित हैं, आपको काफ़ी अनुभव है, आपने इतने बच्चों को शिक्षित कर अच्छी नौकरियों पर लगाया है। संस्कृत की बात करें, जो आप संस्कृत में बहुत कम टीचर कम मिलते हैं, आपने उनको संस्कृत पढ़ाया और ऐसे ऐसे जो विद्वान पंडित बने हैं जो आपसे पढ़कर, उसको लेकर भी कुछ बताएंगे आप? मैं जब आपने संस्कृत की बात छेड़ी है, हाँ जी, तो मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जब श्रीलंका में लक्ष्मण जी सोने की बनी हुई लंका को देख करके मोहित हो रहे थे, तो भगवान श्री राम ने उनके मन की बातों को पढ़ लिया और मन की बातों को पढ़ते ही भगवान राम ने एक श्लोक कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अभिप्राय यह है कि हे लक्ष्मण, निसंदेह रूप से लंका सोने की है, परंतु मुझे लंका नहीं अयोध्या अच्छी लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। तो इसीलिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमें मतदान करते समय राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए और राष्ट्रीय पटल पर वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र प्रगति के छलांगे लगा रहा है। आप सड़कों का जाल बिछा हुआ देख रहे होंगे। अंतरिक्ष में चंद्रयान तक हम सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर चुके हैं। विदेशों में हमारी छवि अच्छी हुई है। हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है और हमारी अर्थव्यवस्था एक एक सोपान ऊपर चढ़ करके आगे बढ़ रही है। तो अब सारांश यह है कि सबसे पहले हमें मतदान करते समय राष्ट्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए, उसके बाद हमें प्रादेशिक नेतृत्व को देखना चाहिए। इन दोनों कसौटियों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खरी उतरती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बेदाग छवि के मोदी हैं, प्रादेशिक नेतृत्व में खट्टर हैं एवं सैनी हैं, तथा स्थानीय नेतृत्व पर भी जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री भगवान दास कबीरपंथी जी, हमने उनको जांचा है, परखा है, 5 वर्षों तक देखा है। कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान करते हैं। कोई भी कार्यकर्ता जो उनके साथ लगा, आज तक लगे हुए हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि वो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके काम करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि हम भगवान दास कबीरपंथी जी को आशीर्वाद देकर सफल बनाएं। तो सर, आपकी बातों से लगता है आप आरएसएस से तो जुड़े ही हैं, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक में यानी सेवाएं भी दी हैं आपने हमेशा, और आप ऐसे लगता है आप भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। आपकी बातों से यही लगता है, आप मोदी भक्त दिखाई दे रहे हैं। यह बात आपकी अक्षरशः सत्य है। मैं प्रारंभ से ही किसी व्यक्ति को नहीं देखता। मैं मतदान करते समय न ही व्यक्ति की जाति देखता हूं, न ही व्यक्ति का धर्म देखता हूं, मैं केवल विचारधारा देखता हूं। मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुकूल है। इसीलिए उसके केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी प्रत्याशी चयन करके मेरे पास भेजा, आज तक मैंने उसी का चयन किया है, उसी को अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया है। मैंने 1984 में सबसे पहले मतदान किया था और आज तक मैंने किसी भी मतदाता की कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, पंथ कुछ नहीं देखा। और यहाँ तक कि यदि इस विचारधारा की पार्टी ने किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ समझौता किया है और मेरे क्षेत्र में उस समझौता किए हुए राजनीतिक दल का प्रत्याशी है, तो मैंने उसी को के लिए मतदान किया है। मैंने मतदान से विचलित कभी नहीं हुआ। यानी आप कहना चाहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी को इस समर्थन करेंगे और उसी को जिता कर लाएंगे? मेरा तो पूरी तरह से यही इच्छा है, यही मनोकामना है और मैं यही चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले और डबल इंजन की सरकार बने और अच्छे विकास की तरफ हमारे प्रदेश को ले जाए। तो लोगों से कहेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें? हाँ, मतदान अवश्य करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान जो है वो बहुत कम होता है। देखिए कृष्ण जी, मतदान के बारे में मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी मतदान भारत में 80% के आसपास नहीं हुआ। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर लोग देना नहीं चाहते, मुझे क्या जरूरत है, नेता बनना उनका सौभाग्य है। मैं वोट दे जाऊंगा, मेरा टाइम, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस खराब होगा, इसलिए लोग देने नहीं जाते। देखिए, सरकार ने मतदान के लिए सारी सुविधाएं दी हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो कश्मीरी विस्थापित हिंदू हैं, उनके लिए जम्मू में, दिल्ली में जहाँ भी मतदान केंद्र बनाए जाने आवश्यक थे, जहाँ मतदान केंद्र बनाए जाने की मांग थी, वहाँ मतदान केंद्र बनाए हैं। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को भी और फैक्ट्री में लगे हुए कर्मचारी को भी और निजी संस्थानों में लगे कर्मचारी को भी
पूरी तरह से निर्देश दिया हुआ है कि किसी भी कर्मचारी को यदि वह अपने मतदान केंद्र पर जाने के लिए अवकाश मांगता है तो बिल्कुल भी अवकाश से जवाब न दिया जाए। तो इसलिए सरकार की तरफ से तो प्रोत्साहन पूरा है। अब हम शिक्षित पढ़े लिखे लोगों का ये दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और जो जागरूक मतदाता हैं उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो लोग मतदान करने नहीं जाते उनको प्रेरित करें कि मतदान करें। तो सबसे यानी एक ही निवेदन रहेगा, वोट डालने जाएं, वोट एक भी छूटा तो कहते हैं सुरक्षा का टूटा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मतदान में एक एक वोट कीमती होता हाँ जी। है। भारत में ही एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि माननीय वाजपेयी जी एक ही मत के अंतर से लोकसभा में अपना बहुमत खो चुके थे। तो इसीलिए मतदान आवश्यक है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ ऋषिराम शर्मा जी हैं, जिन्हें एक शिक्षा का तो अनुभव है ही है। बाकी समाज की बात करें, समाज सेवा से तो वो बचपन से ही उन्होंने अपना कार्यकाल यानी अपनी जीवन बिता दिया, और साथ में उनको पार्षद प्रतिनिधि से नगर पालिका से भी मिली है। उनके सपुत्र अपना नगर पालिका में जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बड़ा ही मेहनत करते हैं। सर जाते जाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें काफ़ी बताई। आपके मन में कोई और बात रह गई तो आज भी हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, कुछ आपके मन में ऐसी कोई शंका या कोई बात जो आपके अभी नहीं बता पाए हो। कृष्ण कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो समस्त भारतवासियों को यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप मौका मिले, स्थानीय मुद्दों को या प्रादेशिक मुद्दों को या भाषाई मुद्दों को, रंग के मुद्दों को, जातीय मुद्दों को, मतलब है वर्ण और संप्रदाय, जाति, सब कुछ भुलाकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार अपनी सोच स्थापित करें। उसी में राष्ट्र का भला है। अहम राष्ट्री संगमनि वसुनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानाम। जय भारत, भारत माता की जय। ये दोस्तों आपने देखा हमारे साथ कितनी अच्छी बातें बताई, और भारतीय जनता पार्टी से उनका जो कार्यकाल रहा, उन्होंने जो सेवाएं दी उसके बारे में पूरी जानकारी दी। हम चाहेंगे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि ऐसे जो शिक्षित कहें जो समाज से भी हमारे बीच में होंगे तो समाज का विकास तो होकर रहेगा, क्योंकि ऐसे समाज, ऐसे लोगों की समाज को ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को समझते हैं क्या समाज को है। और दोस्तों हम चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आपके आभारी जो आपने लोगों को जागरूक किया। सर आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें आप।